इमेजिन अ रीजन जहाँ दुनिया की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा ओरिजिनेट होता है, जहाँ से गुजरती हैं कुछ ऐसी सी रूट्स जो अगर एक दिन के लिए भी डिस्टर्ब हो जाएं तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ एक कंट्री पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अ रीजन वेयर एंशियंट सिविलाइजेशंस वर वॉर्न, वेयर पावरफुल एम्पायर्स रोज एंड डिसअपीयर्ड, where religion, resources, and geopolitics are deeply connected, and that reason is Middle East. So start करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, मिडिल ईस्ट एक्चुअली है क्या? अगर आपको ज्योग्राफी की ज़ीरो नॉलेज भी है तो भी इस वीडियो के एंड तक आप इस रीज़न को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मिडिल ईस्ट कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, it is a geopolitical and geographical reason. Mostly, it refers to the countries of West Asia and some nearby regions. अब मैप पर देखते हैं मिडिल ईस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले अरेबियन पेनिसुला, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, बहरीन। फिर आते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पर, उसमें है ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, पैलेस्टीन। और टर्की और इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ भी मिडिल ईस्ट डिस्कशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज द होल वर्ल्ड केयर अबाउट दिस रीजन? इसके पीछे 3 मेजर रीजन्स हैं। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हाउ दिस रीजन बिकेम पावरफुल। हम देखेंगे एंशियंट सिविलाइजेशंस, ऑटोमन एम्पायर, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नया बॉर्डर, सुन्नी शिया हिस्ट्री, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल पॉलिटिक्स, यूएसए, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल का इन्फ्लुएंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब जब हमें पता चल गया है कि मिडिल ईस्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर ये रीज़न इतना पावरफुल क्यों है? इसका आंसर है ज्योग्राफी। कभी कभी किसी रीजन की पावर उसके रिसोर्सेज से नहीं बल्कि उसकी लोकेशन से डिसाइड होती है, एंड मिडिल ईस्ट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ है इसका लोकेशन। ये रीजन 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। हिस्टोरिकली भी जो भी ट्रेडर्स, आर्मी और सिविलाइजेशंस ट्रैवल करती थी उनके लिए मिडिल ईस्ट एक नेचुरल ब्रिज था। अब समझते हैं इस रीजन के आसपास के इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़, बिकॉज ओशियंस और सीज ही डिसाइड करते हैं कि ट्रेड का फ्लो कैसा होगा। तो पहले समझते हैं पर्शियन गल्फ। मिडिल ईस्ट का एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है। इसके अराउंड दुनिया के कुछ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स लोकेटेड हैं, कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, कतर। सेकेंड हम बात करते हैं रेड सी की। रेड सी अफ्रीका और अरेबियन पेनिसुला के बीच है। ये यूरोप और एशिया के ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की। मिडिल ईस्ट को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है ये सी, ओके। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स मतलब ऐसी नैरो वाटर पैसेज जहाँ से बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड पास होता है। अगर यहाँ प्रॉब्लम होती है तो पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। दुनिया का ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट में से एक है। अब बात करते हैं इजिप्ट के स्विस कैनाल की। ये एक मेजर शॉर्टकट है एशिया और यूरोप के बीच का। अगर शिप्स को स्विस कैनाल यूज़ ना करना पड़े तो उन्हें अफ्रीका के अराउंड लंबा रूट लेना पड़ेगा। अब मूव करते हैं बब ए मंडेब पर, जो कि रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये भी ग्लोबल शिपिंग के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला समझिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्लस ऑयल रिसोर्सेज प्लस इंपॉर्टेंट रोड्स ने मिडिल ईस्ट को ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बना दिया। इसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से यूएस, चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और रीजनल पावर सभी के लिए मिडिल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब हम समझ चुके हैं कि मिडिल ईस्ट कहाँ है और इम्पॉर्टेंट क्यों है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी बाकी है, इतनी पुरानी और पावरफुल सिविलाइजेशन इसी रीजन में क्यों डेवलप हुई? इसके लिए हमें जानना होगा मिडिल ईस्ट के एंशिएंट पास्ट में क्या हुआ। तो समझते हैं, जब हम मिडिल ईस्ट का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में आता है वॉर्स, ऑयल, पॉलिटिक्स,
लेकिन मिडिल ईस्ट की स्टोरी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी नहीं है। एक्चुअली ये वही रीज़न है जहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन की कुछ सबसे पहली कहानियाँ शुरू हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जब दुनिया के कई पार्ट्स में ह्यूमंस स्मॉल कम्युनिटीज़ में रह रहे थे, यही मिडिल ईस्ट में सिटीज़ डेवलप हो रही थी, राइटिंग सिस्टम बन रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था और ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ क्रिएट हो रही थी। पहले तो हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझनी होगी एंशियंट मिडिल ईस्ट को समझने के लिए, एंड दैट टर्म इज़ फर्टाइल क्वेसेंट। एक क्वेसेंट शेप्ड फर्टाइल रीजन था जो मॉडर्न डे इराक, सीरिया, टर्की के कुछ पार्ट, जॉर्डन, इज़राइल, पैलेस्टीन तक स्प्रेड था। इस रीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर। ये दोनों रिवर्स एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करती थी और इसी वजह से यहाँ परमानेंट सेटलमेंट डेवलप हुई। और हाँ, इसी रीजन में डेवलप हुई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया का मीनिंग है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यहाँ सुमेरियंस नाम की एक एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई अराउंड 3000 BCE। उन्होंने सम ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लियर सिटीज़ बनाई। सिटीज़ लाइक उरोप, लगश बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। ह्यूमन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी इसी रीजन में हुआ, राइटिंग का डेवलपमेंट। समेरियंस ने डेवलप किया क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल। ये दुनिया के अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम में से एक था। राइटिंग के थ्रू ह्यूमंस लॉज रिकॉर्ड कर सके, ट्रेड डॉक्यूमेंट्स बना सके और नॉलेज प्रिजर्व कर सके। मेसोपोटामिया में बाद में राइज हुआ बेबीलोन। बेबीलोन के फेमस रूलर हम्मुराबी ने बनाया कोड ऑफ हम्मुराबी। ये एंशियंट वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस रिटन लीगल कोड्स में से एक था। इससे हमें पता चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो भी सोसाइटी में लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। मेसोपोटामिया के बाद मिडिल ईस्ट में एक और पावरफुल सिविलाइजेशन राइज हुई, द पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर एंशियंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर में से एक था। इस एम्पायर ने वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और पार्ट्स ऑफ यूरोप तक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन, रोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस थे। अब क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए ये एंशियंट हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मॉडर्न मिडिल ईस्ट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रीजन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से सिविलाइजेशन का सेंटर रहा है। यहाँ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज और कम्युनिटीज सेंचुरीज से इंटरेक्ट करती हैं। Today's Middle East is not created overnight. It is a result of thousands of years of history. एंशियंट सिविलाइजेशन के बाद मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, इस्लाम का राइज और एक नई पॉलिटिकल कल्चरल एरा की शुरुआत। अब समझते हैं मिडिल ईस्ट की मॉडर्न पॉलिटिक्स, बट उसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर जाना होगा, 7th सेंचुरी अरेबिया। इस्लाम के राइज से पहले अरेबिया में डिफरेंट ट्राइब्स रहते थे। सोसाइटी लार्जली ट्राइबल स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी। ट्रेड रूट्स स्पेशली मक्का जैसे सिटीज़ इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर थे। अरेबियन पेनिसुला एक डेजर्ट रीजन था, लेकिन इसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक था। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच ट्रेड कनेक्शन क्रिएट करता था। 7th सेंचुरी में अरेबिया में एक मेजर हिस्टोरिकल चेंज आया। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के टीचिंग्स के थ्रू इस्लाम का राइज हुआ। इस्लाम ने एक न्यू रिलीजन और सोशल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। विद इन अ फ्यू डिकेड्स इस्लाम अरेबियन पेनिसुला से बाहर भी स्प्रेड हुआ। टाइम्स के साथ इस्लामिक सिविलाइजेशन ने साइंस, आर्किटेक्चर, ट्रेड, लिटरेचर और गवर्नेंस में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इस्लाम की स्प्रेड के बाद मिडिल ईस्ट में कई पावरफुल इस्लामिक एम्पायर्स आए। एग्जाम्पल रशीदून कैलिफेट, उमायद कैलिफेट, Abbasid Caliphate. Baghdad under Abbasids became one of the world's major center of knowledge and culture. इस पीरियड में मिडिल ईस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सुन्नी और शिया। इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री में एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बना, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को कौन लीड करेगा। इस लीडरशिप क्वेश्चन पर डिफरेंट ओपिनियंस डेवलप हुए। आगे चलकर ये डिफरेंसेस सुन्नी और शिया ट्रेडिशन के फॉर्म में डेवलप हुए। सुन्नी मुस्लिम इस्लाम का लार्जेस्ट ब्रांच है। दे बिलीव दैट कम्युनिटी कंसेशन एंड एस्टेब्लिश्ड
Traditions played an important role in leadership after Prophet Muhammad. आज दुनिया की मेजॉरिटी मुस्लिम्स सुन्नी है। शिया Muslims इस्लाम का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांच है। हिस्टोरिकली दे गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द लीडरशिप ऑफ अली एंड हिज डिसेंडेंट्स। टुडे शिया पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ईरान, इराक के कुछ पार्ट्स और लेबनान में है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। मैनी पीपल थिंक मिडिल ईस्ट के हर कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न शिया सुन्नी डिवाइड है, बट रियलिटी इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। कॉन्फ्लिक्ट्स में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं: पॉलिटिकल पावर, टेरिटरी, रिसोर्सेज, फॉरेन इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। रिलीजन कभी कभी आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का पार्ट बन सकता है, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सुन्नी शिया डिवाइड को याद करना इनफ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है समझना हाउ हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज़ इन्फ्लुएंस मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी। एग्जाम्पल, ईरान की रिलीजन पॉलिटिक्स, सऊदी अरेबिया का रोल, इराक और लेबनान की इंटरनल डायनेमिक्स। अब तक हमने समझा मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी, उसकी एंशियंट सिविलाइजेशंस और रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन एक एम्पायर ने इस पूरे रीजन को 100 ऑफ ईयर्स तक शेप किया, द ऑटमन एम्पायर। अब तक हमने मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी और अर्ली हिस्ट्री समझ ली, लेकिन अगर आज का मिडिल ईस्ट समझना है तो एक एम्पायर को समझना बहुत ज़रूरी है, द ऑटमन एम्पायर। ये सिर्फ एक किंगडम नहीं था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स इन दी वर्ल्ड। 600 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम तक ऑटमन एम्पायर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर रूल किया था, और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर भी इसी एम्पायर ने शेप किया। स्टोरी शुरू होती है 13th सेंचुरी के एंड में। 1299 के अराउंड ऑस्मन नाम के लीडर ने एक स्मॉल स्टेट एस्टेब्लिश की। इसी ऑस्मन नाम से आया वर्ड ऑटमन। इनिशियली ये एम्पायर छोटा था, लेकिन अगली कुछ सेंचुरीज़ में ये दुनिया की सुपर पावर बन गया। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की, 1453। ये ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ऑटमन सल्तनत मेहमेद II ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल। आज हम इसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप और एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक सिटी थी। इस सिटी को कंट्रोल करना मतलब ट्रेड रूट्स पर इन्फ्लुएंस। टाइम के साथ ऑटमन एम्पायर ने मिडिल ईस्ट के मेजर रीजन्स को अपने कंट्रोल में लिया। आज के सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टीन और इजिप्ट के बड़े पार्ट्स ऑटमन रूल के अंडर थे। इमेजिन आज जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, एक टाइम पर ये सब एक ही एम्पायर का हिस्सा थे। अब क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कैसे होता था? ऑटमन रूलर ने प्रोविंसेस बनाए, डिफरेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए, ट्रेड को एनकरेज किया, रोड्स और पोर्ट्स डेवलप किए और टैक्स सिस्टम मेंटेन किया। हर जगह सेम कल्चर नहीं था। एम्पायर के अंदर अरब्स भी थे, टर्क्स भी, कर्ड्स भी, ग्रीक्स भी और कई और कम्युनिटीज़ भी। इसी डाइवर्सिटी को मैनेज करना ऑटमन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी चैलेंज। एम्पायर पावरफुल क्यों था? अब ये क्वेश्चन है, ओके। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सेकंड, ट्रेड रूट्स, थर्ड, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड का लार्ज पार्ट ऑटमन टेरिटरी से पास होता था, इसलिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हिस्ट्री का रूल सिंपल है, हर पावरफुल एम्पायर एक दिन वीक होता है। 18th और 19th सेंचुरी तक ऑटमन एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगा। रीज़न कई थे: इंटरनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस, यूरोपियन इंडस्ट्रियल पावर का राइज और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। यूरोप के न्यूज़पेपर ने ऑटमन एम्पायर को एक नया नाम दिया, द सिक मैन ऑफ यूरोप। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 पे। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। ऑटमन एम्पायर जर्मनी और सेंट्रल पावर्स के साइड पावर वॉर ज्वाइन करता है, लेकिन वॉर का एंड तक एम्पायर डिफीट हो जाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये मिडिल ईस्ट का फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एम्पायर टूटने के बाद पूरे रीजन का मैप दोबारा बनाया। अब तक की स्टोरी में हमने देखा एक एम्पायर वाइज हुआ, 600 ईयर्स तक रूल किया और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कोलैप्स हो गया। लेकिन अब समझते हैं, हिस्ट्री में कुछ वॉर्स सिर्फ कंट्रीज़ को नहीं, पूरी दुनिया का मैप बदल देते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 भी उन्हीं वॉर्स में से एक थी। 1918 में जब ये वॉर ख़त्म हुई
तो सिर्फ मिलियंस ऑफ लाइव्स ही अफेक्ट नहीं हुई, बल्कि मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल फ्यूचर भी कम्प्लीटली बदल गया। ऑटमन एम्पायर, जो सेंचुरीज तक इस रीजन के बड़े हिस्सों को गवर्न करता रहा, अब एग्जिस्ट नहीं करता था। और अब सवाल था, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मिडिल ईस्ट। ऑटमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद मिडिल ईस्ट में पहली बार एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब है जब एक सेंट्रल अथॉरिटी ख़त्म हो जाए और फ्यूचर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी क्लियर ना हो। इसी पीरियड में ब्रिटेन और फ्रांस ने इस रीजन के फ्यूचर को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फ्यूचर की प्लानिंग वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने का वेट नहीं कर रही थी। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किया, जिसे हम सिक्स पाइकट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट का पर्पस था, अगर ऑटमन एम्पायर डिफीट होता है तो उसकी कुछ टेरिटरीज़ में किस कंट्री का इन्फ्लुएंस होगा। यह एग्रीमेंट उस वक्त पब्लिक नहीं था। बाद में जब इसका कंटेंट सामने आया तो ये मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फॉर्मर ऑटमन टेरिटरीज़ को मैंडेट के अंडर एडमिनिस्टर करने का फ्रेमवर्क अप्रूव किया। मैंडेट सिस्टम का ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव था इंडिविजुअल्स को फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर करना। इस फ्रेमवर्क के अंडर ब्रिटेन एडमिनिस्टर्ड इराक, पैलेस्टीन एंड ट्रांसजॉर्डन, फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटेड सीरिया एंड लेबनान। यहीं से मॉडर्न स्टेट इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली डेवलप होने लगे। नाउ कमिंग ऑन टू दी 1920 और 1930s के दौरान मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होने लगा। डिफरेंट टेरिटरीज़ में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुए। आगे चलकर इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट एमर्ज हुए। ये प्रोसेस एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कई साल लगे और हर रीजन का पॉलिटिकल जर्नी अलग थी। आज जब हम मिडिल ईस्ट की न्यूज़ देखते हैं तो कई बार उसकी रूट्स इसी हिस्टोरिकल पीरियड तक पहुंचती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, मॉडर्न रीजनल इश्यूज़ को सिर्फ एक इवेंट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन सब मिलकर आज के मिडिल ईस्ट को शेप करते हैं। अब तक हमने देखा एक एम्पायर का राइज, उसका डेक्लाइन और मॉडर्न मिडिल ईस्ट का फॉर्मेशन। लेकिन इस पीरियड में एक और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई जिसने आज तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है। एक लैंड, दो नेशनल मूवमेंट और एक कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और पैलेस्टीन। अगर आप कभी इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं तो एक टॉपिक बार बार सुनने को मिलता है, इजराइल और पैलेस्टीन। कुछ लोग इससे सिर्फ रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन रियलिटी इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर में हम किसी साइड को सपोर्ट या अपोज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिस्ट्री, इंटरनेशनलिटी, डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स और कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद टाइमलाइन को समझ सकें। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से पहले ये रीजन ऑटमन एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ अरब पॉपुलेशन मेजॉरिटी में रहती थी, साथ ही ज्यूज और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ भी इस रीजन में मौजूद थी। ज्यूइज्म 3 मेजर रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म के लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। इसी वजह से ये सिटी सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, ग्लोबल इम्पोर्टेंस भी रखती है। 19वीं सेंचुरी के एंड में यूरोप में एक पॉलिटिकल मूवमेंट डेवलप हुआ, जियोनिज़्म। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था ज्यूइश पीपल के लिए एक नेशनल होमलैंड एस्टेब्लिश करना, उनके हिस्टोरिकल कनेक्शन वाली लैंड में। इसी पीरियड में यूरोप के कुछ रीजन में ज्यूज को डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ा। इस वजह से पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1917 में ब्रिटेन ने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू की जिसे वेलफेयर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन ने पैलेस्टीन में नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल एस्टेब्लिश करने की सपोर्ट की बात कही। साथ ही ये भी मेंशन किया गया कि एग्जिस्टिंग नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज़ के सिविल और रिलीजियस राइट्स को प्रिजर्साइज नहीं किया जाना चाहिए। इस डिक्लेरेशन को अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा और इसी वजह से डिबेट और टेंशन में बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन ने पैलेस्टीन के एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। 1920s और
1930s के दौरान जूस इमिग्रेशन कंटिन्यू रही, साथ ही अरब कम्युनिटीज़ में फ्यूचर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और लैंड को लेकर कंसर्न भी बढ़े। इसी रीजनल टेंशंस ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगी। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रपोजल दिया जिसे यूएन पार्टीशन प्लान कहा जाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग एक ज्यूस स्टेट और एक अरब स्टेट एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल था। ज्यूसलिज्म के लिए एक स्पेशल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट की गई थी। ज्यूस एजेंसी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। कई अरब लीडर्स और नेबरिंग अरब स्टेट ने इसे रिजेक्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि ये प्रपोजल अरब पॉपुलेशन की एस्पिरेशन को एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब आते हैं 14 में 1948 पर इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। इसके बाद इसराइल और नेबरिंग अरब स्टेट के बीच वॉर शुरू हुई। वॉर के एंड तक टेरिटोरियल कंट्रोल में चेंजेस आए। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत से पैलेस्टीनियंस अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मैनी पैलेस्टीनियंस रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट एज द नकबा मीनिंग कैटास्ट्रॉफ। ये इवेंट आज भी पैलेस्टीनियन हिस्टोरिकल मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं 1967 में एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, द 6 डे वॉर। इस वॉर के बाद इसराइल गेन कंट्रोल ऑफ द वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाज़ा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला। 1979 के इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी के बाद सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस दे दिया गया। आज न्यूज़ में दो नेम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप। ये दोनों जियोग्राफिकली अलग रीजन्स हैं। इनकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस भी अलग हैं। इसी वजह से इन्हें अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट इतना पुराना है तो सल्यूशन क्यों नहीं निकला? इसका आंसर सिंपल नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी, ज्यूसलिज्म, रेफ्यूजीज़, सेटलमेंट्स, रिकॉग्निशन, ट्रस्ट और रीजनल पॉलिटिक्स, ये सब इश्यूज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक इशू में से एक माना जाता है। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को समझना मिडिल ईस्ट को समझने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मिडिल ईस्ट की ग्लोबल इम्पॉर्टेंस सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है। एक और चीज़ है जिसने इस रीजन को दुनिया की इकोनॉमी का सेंटर बना दिया, ऑयल। और अब हम समझेंगे कैसे ब्लैक गोल्ड ने मिडिल ईस्ट को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हार्ट बीट बना दिया। अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ वॉर्स की वजह से इम्पॉर्टेंट है तो पार्ट 2 सोच बदल देगा, क्योंकि अब शुरू ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की असली स्टोरी। Thank you for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Thanks.